वेलकम बच्चों। हम लोग आज शुरू करने वाले हैं एनडीए मॉक टेस्ट फर्स्ट पेपर। एनडीए के द्वारा एनडीए अभ्यास ऐप में उपलब्ध जो भी सारे मॉक टेस्ट हैं उनमें से फर्स्ट केमिस्ट्री मॉक टेस्ट के एनालिसिस और वीडियो सॉल्यूशंस। तो आप लोगों के सामने फर्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो कुछ ऐसा है। बोला जा रहा है कि रेडियस रेशियो ऑफ पोटेशियम फ्लोराइड इज 0.98 दैट इज गिवन। तो उसके बेसिस पे पोटेशियम फ्लोराइड का स्ट्रक्चरल टाइप कैसे हो सकता है या फिर क्या होगा। तो उसमें हम लोगों को रेडियस रेशियो रूल्स और रेडियस रेशियो के लिमिट्स सारे के सारे याद होने बहुत जरूरी हैं। हम लोगों को ये याद रखना है कि जब कभी भी रेडियस रेशियो ऑफ कैटायन बाई एनायन रेडियस 0.732 और 1 के बीच में होना है, दैट मीन्स अगर रेडियस रेशियो हम लोगों का किसी भी एक आयनिक सॉलिड के लिए लेस देन 1 है बट ग्रेटर देन इक्वल 0.732 है, तो उसका टाइप हमेशा सीजियम क्लोराइड टाइप दैट मीन्स क्यूबिक पैकिंग के जैसा होने वाला है। तो ये काइंड ऑफ क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोल सकते हैं या फिर सीजियम क्लोराइड टाइप के लिए बीसीसी, इसका मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक टाइप भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों का सही आंसर तो सीजियम क्लोराइड ही बन रहा है। और ये हमेशा याद रखना है कि रेडियस रेशियो किसी भी आयनिक स्पीशीज का क्या क्या रेंज होता है। अगर वो 0.155 से लेके 0.215 तक आ रहा है या फिर 0.215 से लेके 0.414 तक आ रहा है या फिर 0.414 से लेके 0.732 तक का आ रहा है या फिर 0.732 से लेके 1 तक का आ रहा है, कौन सा डेटा आ रहा है वो हम लोगों को याद रखने पड़ेंगे ताकि हम लोग आराम से कोई भी क्वेश्चन कर सके। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा पहला वाला बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल जो हमसे पूछा जा रहा है वो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पूछा जा रहा है। तो ध्यान देने वाली बात है कि पहला वाला सॉलिड स्टेट से था, अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है। तो 12th के पोर्शंस में ही हम लोग अभी चल रहे हैं। तो इस वाले में क्या पूछा जा रहा है कि एक रिएक्शन दिया हुआ है और उसमें ई सेल ई नॉट सेल के बराबर है और टेम्परेचर मेंशन्ड है 25 डिग्री सेल्सियस। Fe2 प्लस का कंसेंट्रेशन दिया हुआ है 10⁻³ मोलर। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है 0.01 एटमॉस्फेयर और पीएच का वैल्यू बताया जा रहा है x। अब मीडियम एसिडिक है वो हम लोगों को दिख ही रहा है गिवन इक्वेशन पे। तो x का वैल्यू क्या रहेगा वो बोल रहे हैं। तो हम लोगों को सवाल बनाने के लिए सबसे पहले तो नर्न्स इक्वेशन याद रहना चाहिए। इस केस में इन लोगों ने बता दिया है क्वेश्चन पे कि ई जो कि ईएमएफ है सेल का वो इक्वल है स्टैंडर्ड ईएमएफ से। अगर ऐसा है तो अकॉर्डिंग टू नर्न्स इक्वेशन हम लोग को ये याद रहना होगा कि ई सेल होता है इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर लॉग ऑफ हम लोगों का जो भी प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन रहेगा डिवाइडेड बन जाएगा रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन। सही है। अब ई सेल और ई नॉट सेल इक्वल होने की वजह से ये कैंसिल हो रहा है। तो क्या बन जाएगा हम लोगों का जो लॉग वाला पोर्शन है वो प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन डिवाइडेड रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन वो इक्वल हो जाएगा 1 के साथ। एक्चुअली इन दिस केस अगर हम लोग लॉग पहले ले लें तो ये इक्वल होने वाला है 0 के साथ। तो लॉग किसी चीज का वैल्यू 0 आ रहा है मतलब इस चीज का वैल्यू जरूर 1 होगा। अब यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे क्या क्या दिया हुआ है, H2O लिक्विड फॉर्म में है, इसका मतलब इसका एक्टिविटी हम लोग 1 मान के चल सकते हैं। आयरन
रिएक्टेंट साइड में सॉलिड है तो इसका भी रिएक्टिविटी 1 मान के चल सकते हैं। तो प्रोडक्ट साइड में ऐसा बन रहा है कंसेंट्रेशन ऑफ Fe2 प्लस स्क्वायर डिवाइडेड partial pressure of oxygen multiplied concentration of H plus to the power 4 वो इक्वल है 1 के साथ, क्योंकि log किसी भी चीज का वैल्यू 0 है, मतलब उस चीज का वैल्यू 1 होना है। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 0.01 दिया हुआ है, कंसेंट्रेशन ऑफ फेरस आयन 10 टू द पावर -3 उसका स्क्वायर बन गया, नीचे 10 टू द पावर -2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड पीएच, यहाँ पे हम लोगों को एक्स बताया गया था, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पीएच अगर एक्स है तो नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस कंसेंट्रेशन वो एक्स है, तो फिर कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस 10 टू द पावर -x होगा। सो 10 टू द पावर -x का होल टू द पावर 4 एच प्लस कंसेंट्रेशन हो गया इक्वल्स 1। तो इसका मतलब अगर हम उसको सॉल्व करने वाले हैं 10 टू द पावर -3 होल स्क्वायर 10 टू द पावर -6, नीचे है 10 टू द पावर -2, तो ये बन गया 10 टू द पावर -4 इक्वल्स 10 टू द पावर -4x। तो इसका मतलब x का वैल्यू हो गया 1। तो ऑप्शन में दिया है 1, आंसर ए। उम्मीद करते हैं ये वाला आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब ये वाला एक सवाल है जो हम लोगों को पूछा जा रहा है एस ब्लॉक से। सवाल ये है कि which of the following does not illustrate the anomalous properties of lithium। अब इतना हम लोगों को पता है, एनसीईआरटी की बात करें तो हम लोगों को जरूर एनसीईआरटी के छोटे छोटे चीजें याद होने चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ एस ब्लॉक मतलब एनसीईआरटी क्लास 11 पार्ट 2 का। लगभग मान लीजिए पेज नंबर 303 से लेके पेज नंबर 307 तक जो भी है, मतलब एस ब्लॉक के ग्रुप 1 के अंडर जो भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें वहां पे डिस्कस की गई हैं, तो आप लोगों को उतना तो पता होना ही चाहिए। और इसमें क्या बोल रहे हैं कि कौन सा एनोमलस प्रॉपर्टी को करेक्टली इलस्ट्रेट नहीं करता है। तो पहला वाला ऑप्शन जो दे रहा है, लिथियम इज मच सॉफ्टर देन द अदर ग्रुप फर्स्ट मेटल्स। इसको देख के चलते हैं, बाद में सोचेंगे इसके बारे में, बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिथियम आर कंपैरेटिवली हाई। अब ये प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक मेटल आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा लिथियम साइज में बहुत छोटा होता है बाकी ग्रुप 1 मेटल से, इसलिए इसका कंपैरेटिवली मेल्टिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा रहता है और बॉइलिंग पॉइंट भी लिक्विड स्टेट में सबसे ज्यादा होता है। और इसी वजह से लिथियम को हम लोग जब पानी में ऐड करते हैं तो उसके साथ पानी का रिएक्शन उतना विगोरस नहीं रहता जितना सोडियम, पोटेशियम, सीजियम ये लोग करते हैं, क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है तो वो जल्दी मेल्ट कर जाते हैं और सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से उनका रिएक्शन पानी के साथ और ज्यादा काइनेटिकली फास्टर हो जाता है। तो हाँ, ये वाला पॉइंट तो सही है। लिथियम फॉर्म्स द नाइट्राइड अनलाइक ग्रुप फर्स्ट मेटल्स। अब ये भी एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है। एनसीईआरटी में पेज नंबर 303 से लेके पेज नंबर 305 के अंदर आपको प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस और एनोमलस बिहेवियर्स में ही आपको देख मिल जाएगा ये कि लिथियम सिर्फ एकमात्र ग्रुप 1 का मेटल है जो नाइट्राइड फॉर्म कर सकता है, क्योंकि लिथियम और नाइट्राइड इन दोनों का ही साइज मैच करता है और इसीलिए इन दोनों में लैटिस अच्छे से फॉर्म हो पाता है। तो ये वाला पॉइंट भी हम लोगों का सही बन रहा है। फोर्थ वाले में पूछा जा रहा है द आयंस ऑफ लिथियम एंड इट्स कंपाउंड्स आर मोर हेवीली हाइड्रेटेड देन द रेस्ट ऑफ द अदर ग्रुप 1 एलिमेंट्स। ये भी सही है, क्योंकि लिथियम का साइज बहुत छोटा है तो लिथियम का पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी भी बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि चार्ज डेंसिटी होता ही है साइज बाई चार्ज बाई साइज का रेशियो। तो लिथियम का पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब उसका हाइड्रेशन एक्सटेंड भी ज्यादा होगा। तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट वाला बन नहीं रहा, क्योंकि एक्चुअली लिथियम बहुत छोटे होने की वजह से, चार्ज डेंसिटी हाई होने की वजह से ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है, सॉफ्ट नहीं।
मतलब इसका पोलराइजेबिलिटी और रदर पोलराइजेशन पावर या फिर पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए काफी सारे ऑक्सो आयंस ऑफ लिथियम अनस्टेबल रहते हैं रूम टेम्परेचर में। यहाँ तक कि लिथियम बाइकार्बोनेट तो फॉर्म ही नहीं कर पाता है। ये सारे एक्सेप्शंस आप लोगों को एनसीईआरटी लेवल पे ही पता रहना चाहिए, और थोड़ा ज्यादा आपको स्टडी करना है तो बच्चों मैं रिकमेंड करूंगा जेई मेंस के लिए आप जेडीली के एक्सेप्शंस जरूर पढ़ लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी हेल्पफुल रहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल ये लोग पूछ रहे हैं, एक इक्विलिब्रियम का सवाल बन रहा है, शायद देखते हैं क्या बन रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन से हेवर प्रोसेस की तरह। वहां पे ये बोला जा रहा है कि 1 मोल नाइट्रोजन है जो 4 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है एक 15 लीटर के फ्लास्क में 27 डिग्री सेल्सियस पर। अब पूछा जा रहा है, आफ्टर कंप्लीट कन्वर्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू अमोनिया 5 liter of H2O was added. Then pressure set up in the flask is। ये लोग अज्यूम करने के लिए बोल रहे हैं कि जो भी सारा अमोनिया बना होगा वो वाटर में डिसॉल्व हो गया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को स्टोइकियोमेट्रिक अप्रोच अच्छे से आना चाहिए। हम लोग क्या करने वाले हैं, इनिशियल जो भी मोल्स दिए हैं, मान लीजिए Ni इनिशियल मोल्स हैं, तो वो दिया हुआ है यहाँ पे 1 मोल नाइट्रोजन का, 4 मोल हाइड्रोजन का, और इनिशियली तो कोई अमोनिया था भी नहीं। अब जब रिएक्शन पूरा हो गया होगा तो एट द एंड, मतलब मान लेते हैं एंड में मोल्स जितने बचने वाले हैं, नाइट्रोजन कंप्लीटली कन्वर्ट हुआ है अमोनिया पर, तो ये तो बच गया 0 मोल्स। और क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम कर रहा है, तो हाइड्रोजन के जरूर 4 में से 3 मोल ही रिएक्ट करेगा, क्योंकि 1 मोल नाइट्रोजन का 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है। तो ये बन गए हम लोगों का 1 मोल हाइड्रोजन बच गया। और अमोनिया कितना बना, 1 मोल नाइट्रोजन 2 मोल अमोनिया बनाता है, तो अमोनिया भी 2 मोल ही बचने वाले हैं। तो 1 मोल हाइड्रोजन लेफ्ट, हाइड्रोजन मोल लेफ्ट, वो हो गया 1, और अमोनिया मोल फॉर्म्ड या फिर प्रोड्यूस्ड मान लीजिए वो हो गया 2। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अमोनिया जो बन रहा है वो पानी में डिसॉल्व हो रहा है, मतलब वो घुल जा रहा है, तो ये तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया। तो गैशियस प्रोडक्ट के हिसाब से देखा जाए तो एज अ गैशियस प्रोडक्ट बचा कौन मीडियम पर, सिर्फ हाइड्रोजन, तो वही तो सिर्फ प्रेशर देगा ना, सही है। अब ये भी बोल रहे हैं 5 लीटर वाटर ऐड किया गया है, फ्लास्क का टोटल वॉल्यूम ही था 15 लीटर, तो वॉल्यूम बचा कितना हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन कैन एक्सपीरियंस वॉल्यूम ऑफ 15 minus 5 that is 10 लीटर। तो ये हम लोगों को मिल गया क्या क्या इंफॉर्मेशन, V बन गया 10 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एज अ गैसियस प्रोडक्ट वही तो बचा है, वो हम लोगों को मिल गए 1 मोल, प्रेशर हम लोगों को निकालना पड़ेगा, टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन पर। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, जो बताता है PV इक्वल्स टू एनर्जी, दैट मींस P इक्वल्स टू N बाई VRT। N हम लोगों को मिल गया है 1, R का वैल्यू यहाँ पे लीटर एटमॉस्फेयर लेना है क्योंकि प्रेशर हम लोग को एटमॉस्फेयर पे आंसर दिए गए हैं, तो ये हो गया 0.082, टेम्परेचर 300 पर है और वॉल्यूम है 10 लीटर। तो देख लेते हैं इसके साथ
मिलता जुलता ऑप्शन कौन सा है? वो है ऑप्शन डी। अगर आप लोगों को समझने में कोई भी दिक्कत आ रहा है बच्चा, तो आप लोग फिर से इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे पूछा जा रहा है, द वेपर ऑफ मर्क्यूरी absorb some electrons accelerated by a potential difference of 4.5 volts। पहला इंफॉर्मेशन जो कि रेस्ट से था, मतलब फ्रॉम रेस्ट, एज अ रिजल्ट which light is emitted। If the full energy of a single incident electron is supposed to be converted into light by electron in a single mercury atom, then they are asking to find out wave number 1 by lambda of that light। तो क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर का लग रहा है हम लोगों को, सही है। देख लेते हैं इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं। अब देखिए, जीरो से मतलब पहले जो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को हिट करवाया था मर्क्यूरी से, वो जीरो से मतलब रेस्ट से एक्सेलरेट होना शुरू किया था। तो पोटेंशियल जो हम लोगों ने उसके ऊपर डाला है, मतलब जिससे वो एक्सेलरेट हो रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों का, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो हम लोगों का बन रहा है, वो बन रहा है 4.5 वोल्ट। अब पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों को अगर निकालना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर मान लें E है, तो पोटेंशियल एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन का जो इस पोटेंशियल ग्रेडियंट से एक्सेलरेट हो रहा है, वो जरूर 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। अब ये वाला एनर्जी अब्सॉर्ब हुआ है उस मर्क्यूरी एटम से, जो कि उसको मिला है इलेक्ट्रॉन से। हम लोगों को पता होता है कि बोर इक्वेशन, या फिर हम लोग मान सकते हैं प्लैंक इक्वेशन को हम लोग अप्लाई करते हैं E इक्वल्स hc बाई लैम्डा से। तो अभी हम लोगों को 1 बाई लैम्डा का कैलकुलेशन निकालना पड़ेगा, और एनर्जी, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी पे ही एक्सेलरेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये भी 4.5 eV होता है। अभी 1 बाई लैम्डा हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। मीटर इनवर्स में सारे के सारे डेटा दिए गए हैं। अभी एक चीज शॉर्टकट में मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं, हालांकि हमेशा ये वाला शॉर्टकट शायद काम में ना भी आ सके। अगर लैम्डा कभी भी नैनोमीटर की यूनिट पर दिया हुआ है, तो हम लोग एच सी बाई लैम्डा का वैल्यू रफली 1260, ये 1240 डिवाइडेड लैम्डा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड लैम्डा नैनोमीटर पर है। तो इस हिसाब से देखा जाए, हम दोनों इस इक्वेशन हम लोग इस दोनों इक्वेशन को अगर रिलेट कर दें, 1240 बाई लैम्डा इक्वल्स 4.5। अब सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पे लैम्डा जो है वो हम लोगों का निकलने वाला है नैनोमीटर में, और एक नैनोमीटर 10 टू द पावर -9 मीटर होता है। निकालना भी है हम लोगों को 1 बाई लैम्डा का वैल्यू, तो वो भी हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों को वेव नंबर निकालने के लिए बोला गया है, तो 4.5 डिवाइडेड 1240 अगर हम लोग कर देते हैं, 1 बाई लैम्डा इक्वल्स 4.5 बाई 1240, तो हम लोगों का हो जाना है 0.00363। ये हम लोगों का डेटा जो आ रहा है वो आने वाला है नैनोमीटर इनवर्स में। क्यों? क्योंकि ये 1 बाई लैम्डा है, तो नैनोमीटर इनवर्स होगा। अब 1 नैनोमीटर 10 टू द पावर -9 मीटर होता है, तो 1 नैनोमीटर इनवर्स 10 टू द पावर 1 नैनोमीटर इनवर्स will be equals to 10 to the power 9 मीटर इनवर्स। रिपोर्ट मीटर इनवर्स पे करने बोले हैं या फिर सेंटीमीटर इनवर्स पे करने बोले हैं, करके देख लेते हैं। मीटर इनवर्स में आराम से उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग।
तो इसका मतलब हम लोगों को 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करना है। ये हम लोग इसको अगर ऐसा मान लें 1/λ 3.63 टाइम्स 10⁻³ है, उसके साथ 10⁻9 मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर इनवर्स में आंसर आएगा। तो वो कितना हो रहा है 3.63 टाइम्स 10⁻6 मीटर इनवर्स। ऑप्शन हम लोगों का मिल रहा है ए। तो ये वाला जो शॉर्टकट अभी हम लोगों ने सीखा, ये याद रखिएगा, काफी बार ये हेल्पफुल हो जाता है। हालांकि 2021 का जेईई मेंस का पेपर देखें तो सेकंड राउंड में जो जेईई मेंस का पेपर बना था उसमें ऑलमोस्ट सेम एक क्वेश्चन था, उस पर ये वाला अप्रोक्सीमेशन नहीं लगने वाला था, क्योंकि वहां पे ये एक न्यूमेरिकल टाइप का था और उसमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना इम्पोर्टेंट रहेगा, तो ये हमेशा तो एप्लीकेबल नहीं होता। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये लोग पूछ रहे हैं कि सूटेबल कंडीशन फॉर मेल्टिंग ऑफ आइस आर, आइस को मेल्ट करने के लिए कौन सा सूटेबल कंडीशन रहेगा। तो अगर हम लोग इसको लिख लें, आइस जो कि ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में है और वो लिक्विड वाटर पे जाएगा मेल्ट करने के बाद, तो ये एक फिजिकल इक्विलिब्रियम हो गया। तो क्वेश्चन तो बन रहा है इक्विलिब्रियम के ऊपर से। क्या पूछा जा रहा है कि सूटेबल कंडीशन कौन सा रहेगा ये मेल्टिंग ऑफ आइस करने के लिए। अब ध्यान दीजिए, इसमें कुछ कुछ ट्रिक यहाँ पे है। सबसे पहली बात, आइस को मेल्ट कर रहे हैं मतलब टेम्परेचर, या फिर इस तरह से सोचें आप लोग कि हीट मस्ट बी अब्सॉर्ब्ड। हीट अब्सॉर्ब हो रहा है मतलब ये एक एंडोथर्मिक चेंज है। अब एंडोथर्मिक चेंज है मतलब टेम्परेचर को अगर इंक्रीज किया जाए अकॉर्डिंग टू ला शातेलियस प्रिंसिपल, इक्विलिब्रियम मस्ट शिफ्ट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। According to La Chatelier's principle, for any endothermic reaction, if we increase the temperature, तो इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड को शिफ्ट कर जाएगा, तो वाटर ज्यादा प्रोड्यूस होगा, तो मेल्टिंग सुटेबल कर रहा है। तो एक तो हम लोगों को मिल गया कि हाई टेम्परेचर इज प्रेफरेबल। दूसरा, आइस से लेके हम लोग वाटर की तरफ जा रहे हैं, और आइस एक ऐसा केस है जिसमें डेंसिटी आइस का वाटर से कम होता है। इसका मतलब वॉल्यूम आइस का वाटर से ज्यादा होगा। इसका मतलब ये है यहाँ पे वॉल्यूम कम है, यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है। वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट पे प्रेशर कम हो रहा है। प्रेशर अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो जिस साइड पे वॉल्यूम बढ़ रहा है उस साइड पे इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा। मतलब क्योंकि वॉल्यूम ऑफ आइस वॉल्यूम ऑफ वाटर से ज्यादा है, तो अगर हम लोग प्रेशर बढ़ा देते हैं तो इक्विलिब्रियम उस साइड पे जाएगा ना जिस साइड पे वॉल्यूम ज्यादा बन रहा है। मतलब किस साइड पे, वाटर के साइड पे। तो और एक मिल गया हम लोगों को हाई प्रेशर वाला। तो एक बन गया हाई टेम्परेचर, एक बन गया हाई प्रेशर। ऑप्शन कौन सा बन रहा है, ऑप्शन ए। फिजिकल इक्विलिब्रियम की चीजों को ध्यान में रखिएगा। एक चीज और याद रखिएगा, ये कंफ्यूजन ना हो कि सर प्रेशर बढ़ाने से तो वॉल्यूम कम हो जाना चाहिए, वो गैसेस के लिए एप्लीकेबल होता है, इन सब चीजों के लिए नहीं। सॉलिड के लिए आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और प्रेशर कमाओगे तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, ये याद रखना। हम लोग चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें क्या बोला जा रहा है, ध्यान से ध्यान दीजिएगा। करेक्ट स्टेटमेंट चूज करने के लिए बोल रहे हैं हम लोग। पहला वाला ऑप्शन बोल रहा है corrosion of iron can be minimized by forming a contact with another metal with a higher reduction potential। इन हम लोगों को करेक्ट
स्टेटमेंट चूज करने के लिए बोला गया है। अब हायर रिडक्शन पोटेंशियल है किसी और मेटल का आयरन के कंपैरिजन में। अब फिर से हम लोग अगर एनसीईआरटी रेफरेंस देखें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, तो वहां पे हम लोगों को मिल जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उससे हम लोगों को आसानी से मिल सकता है कि कौन सा मेटल आयरन से ज्यादा एसआरपी वैल्यू या फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू रखता है। अब अगर उस मेटल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हायर है तो इसका मतलब वो आयरन के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, कम रिएक्टिव हो जाएगा। तो ऐसे किसी मेटल से आयरन को कोट करने से हम लोगों को कोई फायदा तो है नहीं, जो कि आयरन से खुद कम रिएक्टिव है। तो ये वाला ऑप्शन तो बनने से रहा। ऑप्शन बी से देखें, आयरन कोरोड्स इन ऑक्सीजन फ्री वाटर। अब ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। कोरोड्स मतलब होता है आयरन का कोरोशन करना है, मतलब सिर्फ उसको हम लोगों को रस्टिंग करवाना है। अब रस्टिंग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होता है। फेरस ऑक्साइड अगर बन रहा है तो वो फेरिक में ऑक्सीडाइज होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे, जो हम लोगों का एरोबिक ऑक्सीडेशन होगा या फिर एरियल ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। और उसके बाद वो मॉइस्चर के साथ कंबाइन करेगा और बना लेगा Fe3O4 डॉट एक्स नंबर ऑफ H2O ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यही तो बन गया रस्ट। तो बी वाला ऑप्शन भी तो नहीं बन सकता क्योंकि ऑक्सीजन फ्री पे नहीं हो सकता। थर्ड, corrosion of iron can be minimized by forming an impermeable barrier at its surface। सही है, अगर हम लोग आयरन के ऊपर जिंक का कोटिंग चढ़ा देते हैं, मतलब हम लोग उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कोरोशन से, तो कोई भी अगर इम्परमिएबल बैरियर लग जाए तो फिर कोरोशन मतलब रस्टिंग आयरन को लगने से रहा। तो ये एक ऑप्शन करेक्ट है। और थर्ड फोर्थ वाला भी देख लेते हैं। Iron corrodes more rapidly in salt water because its electrochemical potential is higher। सही भी है क्योंकि आयरन का अगर हम लोग कंपेयर करें हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल 0 रहता है, आयरन का नेगेटिव होता है। मतलब आयरन का ज्यादा टेंडेंसी रहेगा ऑक्सीडेशन होने का, और जो भी हम लोगों का सॉल्ट वाटर है उसका टेंडेंसी रहेगा रिडक्शन होने का। मतलब वो चाहेगा हाइड्रोजन बनाना, आयरन चाहेगा उसका ऑक्साइड बनाना। तो इसका मतलब ये तो एक नहीं हो सकता कि वो मोर रैपिडली सॉल्ट वाटर में काम करेगा, क्योंकि वो मोर रैपिडली एसिडिक वाटर या फिर किसी अल्कलाइन वाटर पे काम कर सकता है। तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं बन सकता। तो ओनली ऑप्शन करेक्ट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे बोल रहे हैं, फॉर 1000 एक्टिव न्यूक्लियाई ऑफ अ रेडियो एक्टिव मटेरियल, 1000 एक्टिव न्यूक्लियाई, ये हम लोग नोट करते हुए चलेंगे, आर प्रेजेंट एट t equals to 0 इनिशियल टाइम पर। आफ्टर 60 मिनट्स 500 एक्टिव न्यूक्लियाई आर लेफ्ट इन द सैंपल। तो डीके कांस्टेंट दैट मींस लैम्डा, और ये रेडियो एक्टिव डीके है, इसको हम लोग मान सकते हैं केमिकल काइनेटिक्स या फिर रेडियो एक्टिविटी का सवाल, किसी भी तरीके से सोचिए। तो 60 मिनट्स पर क्या हो रहा है वो हम लोगों को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। 60 मिनट पे 4000 से लेके 500 तक न्यूक्लियाई बन रहे हैं। तो इसका मतलब एक हाफ लाइफ के हिसाब से अगर हम लोग सोचें, वन हाफ लाइफ के हिसाब से देखा जाए तो 4000 को 2000 बन जाना चाहिए। दो हाफ लाइफ से देखें 4000 को 1000 बन जाना चाहिए, और थ्री हाफ लाइफ के हिसाब से देखें तो 4000 को 500 बन जाना चाहिए। मतलब 60 मिनट्स पर वो 3 हाफ लाइफ क्रॉस कर रहा है। 60 मिनट्स में 60 मिनट्स इक्विवेलेंट टू 3 हाफ। अब हम लोगों को पता है
अब हम लोगों को पता है कि लैम्डा इक्वल्स होता है ln2 डिवाइडेड टी हाफ। ln2 का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, नहीं निकालने वाले क्योंकि ऑप्शंस पर ln2 के फॉर्म पे ही आंसर्स दिए गए हैं। टी हाफ यहाँ पे 60/3 हो जाना चाहिए क्योंकि 3 टी हाफ ही 60 मिनट्स है। तो ln2 डिवाइडेड बाय 60/3 तो बन गया ln2 डिवाइडेड 20 मिनट इन यूज। तो ये हम लोगों का किस ऑप्शन के साथ मैच करने वाला है? ऑप्शन बी। तो ये हम लोगों का हो गया करेक्ट ऑप्शन। तो आज के वीडियो के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे 9th क्वेश्चन से। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सारा का सारा डाउट अच्छे से समझ में आ रहा है बच्चों। कोई भी डिस्कशन में डाउट हो रहा है तो आप वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं या फिर कमेंट में आपके सारे डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं 1% से भी हो सके आप लोगों को ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला होगा आज और मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर दिए होंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। टिल देन आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। गुड लक।